हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने यहाँ पर ओवरव्यू दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हम करेंगे, उससे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉसेस लॉ, ये दोनों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम करेंगे, एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एंड देन आफ्टर दैट वी विल डू डाइलेक्ट्रिक्स एंड द कैपेसिटर्स। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है, होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स अराउंड इट। सो it is the property of a particle due to which it can exert electric and magnetic इफेक्ट्स अराउंड इट। तो अगर किसी बॉडी में चार्ज होगा तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई और चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो उस पर वो इंट्रैक्शन कर सकता है, उसको उस पर फोर्स लगा सकता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल। तो सब अब इसकी बात करते हैं कि ये इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट इसकी होती है कूलम, और ये साइंटिस्ट के नाम पर है कूलम, और इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ओके, सो दिस कूलम इज़ अ वेरी बिग क्वांटिटी। तो इसलिए नॉर्मली जो आप चार्जेस की बात करोगे तो कहीं पर माइक्रो कूलम, नैनो कूलम इस फॉर्म में होगा। तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट लिख रहा हूँ, जो कूलम है इज़ अ बिग यूनिट। सो we deal in your micro coulomb, nano coulomb, pico coulomb is form of charge. ओके, तो एक CGS यूनिट भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको भी ये भी आपकी चार्ज की यूनिट है। सो इन CGS देयर इज अनदर यूनिट जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एंड इसको हम ESU से डिफाइन करते हैं। और 1 कूलम जो होता है वो आपका 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। तो ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। अब हमें पता लग गया इसका लाइक यूनिट क्या है। अब हम इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि जो चार्ज होता है दैट इज़ करंट इनटू टाइम। तो यहाँ से अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो हम यहाँ से डायमेंशन निकाल सकते हैं। सो द डायमेंशन ऑफ चार्ज विल बी डायमेंशन ऑफ करंट टाइम्स डायमेंशन ऑफ टाइम। So it will be I⁻⁴ T⁻⁴. So this is the dimension of charge. अब चार्जेस की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सभी चार्ज पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, योर अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आपके हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। तो ये सभी आप कह सकते हो कि जो नेचुरली अकरिंग चार्ज पार्टिकल्स हैं ये सभी। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें, हम इलेक्ट्रॉन की बात करना चाहेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट चार्ज, दैट इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल
तो इससे छोटा चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उससे एक छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है प्रैक्टिकली। तो हम कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई। ये ई जो है दैट इज़ बेसिकली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम बात करें प्रोटॉन पर चार्ज, तो प्रोटॉन के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है बट पॉजिटिव साइन होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चार्ज ऑन प्रोटॉन will be plus E, that will be plus 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट। तो हमारा सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो हम फर्दर इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट अभी हम बात करेंगे कि इसको फर्दर डिवाइड कर पॉसिबिलिटी है कि ये फर्दर डिवाइड हो जाए। अभी देखते हैं, इससे भी कम चार्ज हो सकता है, अभी इसको डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज विल बी दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन अ बॉडी इज E, so which will be 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। बट ये जो स्मॉलेस्ट की बात कर रहा हूँ एक्चुअल में क्या है, देयर आर अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल्स जिनको बोलते हैं क्वार्क्स। दे आर हाईली अनस्टेबल पार्टिकल्स। मतलब इनकी जो लाइफ टाइम होता है, जो लाइफ स्पैन होता है बहुत ही छोटा होता है, यू कैन से लाइक पिको सेकेंड या बहुत ही कम होता है। सो दे आर, तभी इनको अनस्टेबल बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड कि जो प्रोटॉन है, तो पहले यहाँ पे मैं क्वार्क्स की बात कर देता हूँ कि दो तरह के क्वार्क्स होते हैं। एक तो होता है आपका अप क्वार्क और एक आपका होता है डाउन क्वार्क। जो अप क्वार्क होता है उसमें जो चार्ज होता है दैट इज़ 2/3, तो वो फ्रैक्शन में भी होता है। जैसे यहाँ पर E है तो यहाँ पर 2/3 टाइम्स E होगा। और जो डाउन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है E/3। और एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड कि जो प्रोटॉन है इट कैन बी मेड अप ऑफ योर 2 अप प्लस 1 डाउन। तो 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क। तो अगर आप ध्यान से देखें 2 अप क्वार्क है तो चार्ज कितना हो गया, 4 टाइम्स E/3 माइनस E/3, तो आपको एक E मिलेगा कैलकुलेशन कर। सो आपका प्रोटॉन कैसे बनेगा, विद 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क। सिमिलरली अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, इट इज़ मेड अप ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये जो फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, सिंस दीज quark particles are very unstable, so we consider that the fundamental amount of charge, the elementary charge that can exist on a body will be 1.6 into 10⁻⁻19. So it must be a multiple of this, not a fraction of this. Okay, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक ओवरव्यू रिगार्डिंग योर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है कि आपके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो आपका चार्ज है, बेसिकली जो चार्ज है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पार्टिकल्स को नहीं लिखकर मैं सिर्फ चार्ज की बात करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जो चार्ज है बेसिकली वो क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब वी कैन ऐड चार्ज एल्जेब्रिकली।
ठीक है, इसको एल्जेब्रिकली हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर एक बॉडी को आपने से पहले ये एक न्यूट्रल बॉडी थी, उसको आपने पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स दिए, ओके, और 10 इलेक्ट्रॉन दिए और इसमें से कुछ आपने 5 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 10 ही दिया और 5 ही निकाल लिया, तो द नेट चार्ज ऑन द बॉडी क्या होगा? दैट विल बी जितना चार्ज आया है माइनस जितना गया है, तो द नेट चार्ज विल बी दिस। तो अब इस तरह से इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। सो 10 ही अगर इस पर आया है, दिस इज योर न्यूट्रल बॉडी, सो 10 ही आया है, 5 ही गया है, तो नेट चार्ज ऑन द बॉडी विल बी 5 ही। सो वी कैन से इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी कि इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव और दूसरे को हम बोलते हैं नेगेटिव। ओके, और जो तीसरी प्रॉपर्टी है कि आपके जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये रिपेल करते हैं, मतलब ये इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगी। तो अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है और यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ये इसको पुश, यहाँ को पुश करेगा और ये इसको यहाँ पे पुश करेगा। सो देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स। और जो हमारे अनलाइक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगी, देयर विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आई कैन से चार्ज ऑन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। अब इसका मतलब क्या है? सपोज मेरा एक सिस्टम है, सो दिस से एक सिस्टम है हमारा, और इसमें हमारे पास से 3 बॉडीज़ हैं, ए बी एंड सी। ए के ऊपर है -5e, बी के ऊपर है 10e चार्ज और सी के ऊपर है से 6e। ओके, आफ्टर सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो सपोज हमने किसी कुछ स्फीयर्स को आपस में टच किया, इन्होंने कुछ टच हुआ इनमें और कुछ चार्ज इधर से उधर ट्रांसफ़र हुआ, तो जो फाइनल सिस्टम है तो वो मान लेते हैं ये हो जाता है। यहाँ पर हो गया 10e, यहाँ पर हो गया है आपका से 5e, और हमें निकालना है व्हाट विल बी द चार्ज ऑन सी। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि जो चार्ज कंजर्व है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है, पर वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कंजर्व रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज था इस सिस्टम का, फाइनल भी उतना ही रहेगा, क्योंकि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, चार्ज कहीं बाहर नहीं जा सकता, ना ही बाहर से अंदर आ सकता है, तो जितना सिस्टम के अंदर चार्ज है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर कितना चार्ज है, -5e प्लस 10e प्लस 6e, सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 10e प्लस 5e प्लस x। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो वी विल गेट -4e। so the charge on the C will be -4e। Fifth
is the quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक्चुअल में कोई भी बॉडी है वो चार्ज अटेन कैसे करती है? अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज अटेन करती है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज अटेन करती है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन उसने लूज करें। तो अगर ये आपकी एक न्यूट्रल बॉडी है, इफ इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे दिखा देते हैं e⁻⁻⁻, माइनस साइन, ठीक है। सो अब ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, नाउ इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अगर एक न्यूट्रल बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। तो ये हमेशा जो भी चार्ज गेन होगा, जो भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये जो भी आ रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो जो भी चार्ज आएगा दैट मस्ट बी अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और जितना भी चार्ज गया दैट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं charge on a body is an integral multiple of charge on an electron, ठीक है। चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो if I represent Q, if Q is the charge on a body, so it must be equals to plus minus n times E. So this particular equation is your equation of quantization of charge, कि चार्ज बॉडी के ऊपर हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ किसी बॉडी के ऊपर 1.7 E चार्ज है तो दिस विल बी रॉन्ग। अगर मैं कहता हूँ 3/2 है दैट विल बी रॉन्ग। तो अगर मैं कहता हूँ 1000 E तो ये सही है, 50 E ये भी सही है, ओके। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? आपको इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसी मल्टीपल्स में चार्ज होगा, फ्रैक्शन में कभी भी चार्ज नहीं होगा। सिक्स्थ, जो भी हम चार्ज की हम बात करते हैं, ये चार्ज किसी बॉडी पर तभी हम एसोसिएट कर सकते हैं अगर उस बॉडी में मास है। तो हम कह सकते हैं चार्ज इज एसोसिएटेड विद अ बॉडी इफ इट हैज़ मास। तो अगर बॉडी में मास नहीं है तो आप उस बॉडी के अंदर चार्ज भी नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फोटोन्स की बात करें, फोटोन्स को हम लेते हैं दे आर मासलेस पार्टिकल्स, तो उस केस में फोटोन्स के ऊपर चार्ज भी कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। फोटोन्स कैन नेवर हैव चार्ज because they are massless. सेवंथ, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो वो क्या करता है, अगर वो मूव कर रहा है। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज़ में। इफ चार्ज is at rest, it creates electric field around it. If charge is
moving uniformly it creates magnetic field along with electric field. Okay. एट्थ, जो चार्ज होता है वो इनवेरिएबल होता है। इनवेरिएबल का मतलब कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो चार्ज है वो चेंज नहीं होता। हमें पता है कि अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, तो जो उसका मास है दैट चेंजेस। ओके, बट ऐसा चार्ज के केस में नहीं है। तो यू कैन से द चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। So the charge on a body is invariable. It does not depends on the frame of reference. ओके, तो यहाँ पर हमने मोस्टली सारी प्रॉपर्टीज़ कवर कर ली हैं। एक छोटा सा यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल एक करा देता हूँ। लाइक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम चार्ज? ठीक है, तो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सपोज यहाँ -1 कूलम लिख रहा हूँ, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो 1 कूलम -1 कूलम में कितना होगा? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस, अगर हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं, it will be 1/1.6 into 10⁻⁻19, and when you solve this it comes out to be 6.25 into 10⁻18। so इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लोगे तब जाकर आपका 1 कूलम चार्ज कॉन्स्टिट्यूट हो पाएगा। ओके, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक चार्ज, और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, कि हम बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है कोई बॉडी तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यही चीज़ हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।